हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। लास्ट वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम और उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है। इसका जो आपको दिखा रखा है नोटेशन जो है इसकी वो है क्रॉस। ये आपका सर्कल है विद क्रॉस है और प्लस माइनस, और ये हमारे पास y जो आउटपुट है, ये दोनों इसमें इनपुट है। अब क्या है इसकी जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में, वो कैसे एक्चुअली क्या है कि ब्लॉक डायग्राम से काफी क्वेश्चंस लेंथी बन जाते हैं। मतलब बहुत कम ब्लॉक डायग्राम से ही क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं सोल्व करना, जब तक कि मेंशन ना हो कि यूजिंग ब्लॉक डायग्राम ही आपको सोल्व करना है। या फिर कभी कुछ ऐसा होता है कि सिग्नल फ्लो से ज्यादा लेंथी बन जाता है, क्योंकि इसमें कई बार आपको लूप्स वगैरह को ध्यान देना पड़ता है। और उसमें जो है मतलब अगर लूप्स ज्यादा बन रही है तो थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूम होता है अगर आप ब्लॉक डायग्राम से सोल्व कर लो तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से इजीली सोल्व हो रहा है। बट मोस्टली केसेस में सिग्नल फ्लो ग्राफ से ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है। ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या है, ब्लॉक डायग्राम जो है उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो लाइन पे से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस लाइन से आप टेक ऑफ पॉइंट कहीं से भी लो, इक्वल पोटेंशियल रहेगा, सेम रहेगी, ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट जो कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, हर हर लाइन के हर पॉइंट के ऊपर सेम नहीं रहता है। जो नोड होती है उसमें पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? एट नोड, ठीक है। ये इसके अंदर होता है। और जो गेन होता है वो लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये x जो है इनपुट है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो। लेकिन अगर मान लो गिवन है, जैसे कि g होगा, g1 हो गया, g2 हो गया, इस टाइप से वो यहाँ पे एरो के ऊपर हम गेन को शो करते हैं। तो यहाँ से जो है वो आपके पास x आ रहा था, और ये नीचे से जो है आपके पास x1 आ रहा था। और यहाँ पे इस नोड पे जो सेंट्रल जो हमारी नोड है उसके ऊपर क्या पॉइंट बन जाएगा? x माइनस x1, क्योंकि ये +1 था, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसमें क्या, जो नोड पे पोटेंशियल है वो, और जो इस एरो के साथ में जो भी होगा, जैसे कि g1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारा? x माइनस x1, और आउटपुट क्या आ गई हमारी? y इक्वल्स टू x माइनस x1, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस इन ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लॉक डायग्राम इज बेस्ड ऑन लम्प्ड पैरामीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ओनली एट अ पॉइंट। और एसएफजी इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, मतलब जैसे कि यहाँ से अगर आपकी नोड थी और ये यहाँ पे नोड है नेक्स्ट वाली, तो ये लाइन जो है इसमें पूरे में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक अगर पूरे के ऊपर अगर मान लो पूरी एरो है कोई भी, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी एरो पे जी गेन है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर पॉइंट पर सेम ही रहेगा, वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट x है, यहाँ पे y है, तो आप ओवरऑल देखोगे तो गेन g हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ओवरऑल की बात करते हो कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर आए हैं, तो y इज इक्वल्स टू gx हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे g के साथ मल्टीपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो वो कंप्लीट g नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि रेजिस्टेंस होता था ना, लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन केस ऑफ ब्लॉक डायग्राम पोटेंशियल एग्जिस्ट ऑन द लाइन, लाइन पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और एसएफजी के अंदर क्या करता है? एट द नोड एग्जिस्ट करता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। अब हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। समेशन एंड टेक ऑफ पॉइंट, तो देखिए थोड़ा सा इसमें फर्क है। इफ एनी नोड कंटेन मोर देन वन इनकमिंग लाइन देन दैट नोड विल बी समेशन। जैसे आप वैसे देखोगे तो देखने में दोनों सेम, लेकिन अगर आप ध्यान से एरो को देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, दो लाइंस जो है वो इनकमिंग है, ये भी एरो है, ये इधर एरो इनकमिंग है, और एक ही आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। एंड इफ एनी नोड कंटेन सिंगल इनकमिंग लाइन, जैसे कि इसमें इनकमिंग लाइन 1 है और आउटगोइंग 2 है। अगर इनकमिंग सिंगल है और आउटगोइंग ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? टेक ऑफ पॉइंट को डिनोट करेगा। तो ये आपका क्या है? टेक ऑफ पॉइंट। उसके बाद में है क्लोज लूप सिस्टम। क्या होता है? अब देखिए ये सेम मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी आपको बताया हुआ था। ये हमारे पास गेन हो गया जी, और फीडबैक एच, एक्स इनपुट है, और ये हमारा आउटपुट आ रहा है उससे, जो हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था इसको, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अब हमें अगर इसको हम इसमें देखते हैं जो हमारा एस एफ जी है उसके अंदर, तो आप ध्यान से देखिए इसमें हम डिनोट कैसे करते हैं। एक ये जो है ना, ये नोड पॉइंट्स हैं, तो एक सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दो नोड पॉइंट तो पहले बना लीजिए, इनपुट का और आउटपुट का। तो सबसे पहले आपने एक्स का और वाई का पहले से ही दो इनपुट बना लिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखो एक हमारा बनता है समेशन के लिए और एक बनता है टेक ऑफ के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक नोड तो ये हो गया, एक समेशन के लिए हो गया 2, ठीक है, एक टेक ऑफ के लिए हो गया 3, और एक आउटपुट नोड के लिए। तो पहले हमने 4 नोड बना दी, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में आप देखो 1 से 2,
1 से 2 मतलब समेशन तक जाते हैं तो यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी चीज है, क्या होगा, +1 होगा और एरो फॉरवर्ड है। उसके बाद में बीच में जब हम समेशन से टेक ऑफ के बीच में जाते हैं, मतलब 2 और 3 के बीच में क्या है, जी नाम से गेन है, तो गेन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर टेक ऑफ से लेके और आउटपुट के बीच में क्या, कुछ भी नहीं है, तो 1 आ जाएगा, +1, ठीक है। अब यहाँ की जो नोड है 3 से 2 पे जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है H, तो हम यहाँ पे एरो पे क्या करेंगे, जो भी हमारा मेंशन होता है यहाँ पे गेन, तो H है और नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इसके साथ में आ जाएगा और ये वापस इस 2 नोड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसका ग्राफ बना लिया। अब हम इसमें ये प्रूव करके देखते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू ये आती है नहीं आती क्लोज लूप के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट है, लेट हमने 3 पॉइंट को z मान लिया कि ये हमारे पास एक कोई भी z पोटेंशियल है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो 1 है, अगर मैं 4 की वैल्यू लिखना चाहूँ, लेट सपोज y है, तो y क्या होगी, जो भी इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी इनपुट है इस टाइम पे, तो z मैंने जूम कर ली, तो z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही आएगा। इसका मतलब y और z की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो इस z की जगह पे मैं क्या भी पुट कर सकती हूँ, y भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये y यहाँ h से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो x आ रहा है, x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ से जो h आ रहा है वो दोनों जब ऐड होंगे तो विद नेगेटिव साइन है, माइनस और h इंटू वाई, ये जो है वो 2 पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये x है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या है आपका y है और y -h से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 पे आपको पता चल गया, तो 3 पे अगर आप z को देखोगे तो z क्या आएगा, जो भी इस पॉइंट के ऊपर इनपुट है, जो भी पोटेंशियल है वो g से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, इसका मतलब g इंटू x माइनस एच वाई आ जाएगा, ठीक है। जो थर्ड पे बात करें, अब z और y दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू जेड, y इज इक्वल्स टू जेड जी इंटू एक्स माइनस एच वाई। अब यहाँ पे इस वाली टर्म को आप y यहाँ पे लेके आओगे, एक साइड में y की टर्म को ले आते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस जी एच वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स एंड y इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच इंटू एक्स। तो आप देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम में भी यही था और एसएफजी के अंदर भी यही है, जो आपका नेगेटिव क्लोज लूप सिस्टम है उसके अंदर। अब इसके अंदर जो है वो ब्लॉक डायग्राम की तरह ज्यादा केसेस नहीं है, 2 ही केस हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है, वैसे केस बना रखा है, वैसे भी याद रह जाते हैं वो पॉइंट। तो देखो फर्स्ट वन क्या है, रूल बोल लो या कुछ भी बोलो इसको, इफ समेशन इज फॉलोड बाय टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ पे आपका समेशन है एंड दैट इज फॉलोड बाय टेक ऑफ पॉइंट, इन दैट केस वी विल यूज सिंगल नोड बोथ समेशन नोड एंड टेक ऑफ, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए हमें कॉमन नोड का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब समेशन इज फॉलोड बाय टेक ऑफ पॉइंट, अब इसका मतलब पहले टेक ऑफ पॉइंट आएगा, समेशन उसके बाद में है, और ये तो दोनों के लिए हम एक ही टर्म यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे दोनों के लिए एक ही टर्म, आप देख सकते हो यहाँ पे ये x है, ये x1 है, ठीक है। अब यहाँ से आउटपुट क्या है, x प्लस x1। अब यहाँ पे कहीं से भी आप लोगे कोई भी टेक ऑफ पॉइंट लोगे यहाँ से, तो इक्विपोटेंशियल लाइन है, हर जगह क्या होगा, x प्लस x1 ही होगा। अब इस लाइन को यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी अगर आप आउटपुट लोगे तो x x1 और यहाँ पे भी x प्लस 1, ये भी x प्लस x1 ही रहेगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होगी ए और बी का, कहीं से भी लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप यहाँ से लो या यहाँ से इनपुट लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए अलग से नोड बनाने की जरूरत क्या है, हम समेशन को एक सिंगल नोड अज्यूम कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से ये अनयूज्ड आउटपुट है, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ से लेने का भी, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। तो इसका मतलब है हम दोनों के लिए एक कॉमन नोड यूज कर ली हमने, ये वाली, ये इसमें आपको दिखा रखा है, यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से ये x1 की एंट्री हो रही है, यहाँ से y है और यहीं से हमने y आउटपुट ले लिया x प्लस x1, इसकी तरह दिखाने के लिए कॉमन नोड होगी। लेकिन इफ टेक ऑफ इज फॉलोड बाय समेशन, if takeoff is followed by summation, in that case we will use two independent node, इस केस में हम दो अलग अलग नोड को यूज करेंगे, वन फॉर समेशन एंड वन फॉर टेक ऑफ। कैसे करेंगे इन दोनों के लिए हम अलग अलग, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लोगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग इनको इसको रटने के लिए भी कुछ कुछ अलग ट्रिक बना रखे हैं, बट वो ट्रिक आप बाकी चीजों को रटने में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो ये x है, ये x है, यहाँ पे समेशन में x1 जा रहा है, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे मैंने x जो ये है ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से लिया हुआ है, आउटपुट x प्लस x1 आ गई इसकी, ठीक है। अब ये हमें दोनों दो अलग अलग लेने की जरूरत क्यों होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा x है और ये हमारा हमने टेक ऑफ पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे x, तो ये x ही रहेगा, ये x रहेगा। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ये x प्लस x1 बन गया, मतलब y इक्वल्स टू x प्लस x1 बन गया, और इस नोड की वैल्यू ही x प्लस x1 बन गया। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पे उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो x प्लस x1 हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि इसकी अपनी खुद की वैल्यू क्या है, x ही है, तो हम यहाँ पे इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ये नोड अलग रहेगी टेक ऑफ के लिए और समेशन के लिए अलग रहेगी।
इस वाले केस में हमने इन दोनों को कंबाइन क्यों किया था, क्योंकि आप आउटपुट चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, दोनों की वैल्यू सेम थी, तो हमें एक्स्ट्रा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हम इन दोनों को कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू x है और यहाँ पे x+1 है। तो इसी तरीके जब हमने SFG में इसको डिनोट किया तो यहाँ पे वैल्यू x ही लेंगे हम और यहाँ पे x+1 ही लेंगे। तो सिर्फ दो ही रूल्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, और इस तरीके से आप याद रखोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको ध्यान रहेगा कि इक्विपोटेंशियल लाइन है, यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, सेम बात ही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कुछ दो छोटी सी टर्म और है। एक्चुअली क्या है कि हम ये मैसन्स गेन फॉर्मूला पढ़ेंगे SFG के अंदर सोल्व करने के लिए, एक ही फॉर्मूला है और इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। तो उससे पहले क्या है, दो टर्म्स में बहुत ज्यादा यूज करूंगी, फॉरवर्ड पाथ और लूप। तो पहले आप देख लो फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या है और लूप का क्या मतलब है। इन दिस पाथ which connect input node with output node and it will not be in loop form। ये loop form में नहीं होना चाहिए और हमेशा ही इनपुट से आउटपुट की तरफ होना चाहिए, मतलब लूप नहीं बननी चाहिए, ऐसे ऐसे वापस नहीं आना चाहिए कि यहाँ से कहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं, ये हमेशा इनपुट से आउटपुट की तरह होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम इनपुट वर्ड आउटपुट शुड बी यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल ही होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बाई डायरेक्शनल हो और वापस उसको टच करिए, यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। सेकेंड वन, एक सेकेंड, नेक्स्ट है लूप, ये इसमें नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका लूप है, ये नहीं है, ये यहाँ से कॉपी हो गया गलती से। नेक्स्ट वन इज द लूप क्या है, इन केस ऑफ लूप ओरिजिनेशन नोड इटसेल्फ विल बी टर्मिनेशन नोड, मतलब लूप में क्या है, जहां से जो नोड स्टार्ट हुई है उसका टर्मिनेशन जो पॉइंट है वो वही नोड होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये, ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे जैसे क्वेश्चन में अभी कोई लूप देखी, आपने नोड ऐसे कर दिया, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और वो खत्म कहीं और हो रहा है, नहीं, लूप में क्या होगा, हमेशा जहां से स्टार्ट हुआ है वो वहीं पे खत्म होना चाहिए, तब आप उसको एक लूप मानोगे। एंड इट विल नॉट ट्रैवर्स मोर देन वन नोड ट्वाइस, एक नोड को दो बार नहीं करे, मतलब जैसे मान लो ऐसा कुछ यहाँ पे जा रहा है, आप एक लूप तो चलो ठीक है आपने ये बना दी, ठीक है, एक लूप आपने ये भी बना दी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऐसे करके आपने इस वाले पॉइंट को आपने दो बार कंसीडर कर लिया, ऐसे ये ऐसे भी कर दिया ऐसे भी कर दिया एक पूरी लोड, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट दो बार कंसीडर हो। ठीक है, तो ये आप जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन है अब हमारे पास मैसन्स गेन फॉर्मूला। मैसन्स गेन फॉर्मूला होता क्या है, पहले फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। मैसन्स गेन फॉर्मूला, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम गिवन SFG। जो भी आपके पास SFG है, पहले आप ब्लॉक डायग्राम से ग्राफ बनाओगे या फिर ग्राफ आपके पास ओरिजिनल मिल जाएगा, तो उससे जब हमें ट्रांसफर फंक्शन दैट इज y बाई एक्स दैट इज आउटपुट बाई इनपुट, जब हमें उसको कैलकुलेट करना होता है तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज समेशन k इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, pk डेल्टा k डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब यहाँ पे n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, मतलब उस इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने की टोटल कितने पाथ हैं। एक ये पाथ हो सकता है एक ये वाला पाथ भी जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे एक पाथ ये भी जा रहा हो, या कहीं बीच में और भी कनेक्ट हो कोई पाथ पहुंच रहा हो, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हैं वो n हो जाएंगे, 2 है 3 है 4 है 5 है जो भी है। pk इज द kth फॉरवर्ड पाथ, pk का मतलब जैसे मैं बात करूंगी n फॉरवर्ड पाथ है तो जैसे 5 हो गए, टोटल n की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 आ गई, तो हमारे पास P1 P2 P3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से pk इज द kth फॉरवर्ड पाथ। नेक्स्ट वन इज द डेल्टा, क्या है ये यहाँ पे सॉरी ये डेल्टा के है और ये इक्वल का सिंबल है यहाँ पे डेल्टा के, ठीक है, ये भी यहाँ पे इक्वल का सिंबल है। डेल्टा के क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप नॉट टचिंग के फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, डेल्टा के जो यहाँ पे पीके के साथ में है उसमें सबसे पहले आपको रखना है 1 माइनस में सम ऑफ ऑल द लूप्स, जितनी भी लूप्स बन रही हैं, ये आपके पास कुछ भी है इसमें जितनी भी लूप्स बन रही हैं वो, जैसे ये यहाँ पे है, ये मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल लूप नॉट टचिंग केटीएस फॉरवर्ड पाथ, ये हमारे पास पाथ है। फॉर एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार ये समझ आ जाए आपको। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं बाद में भी कराऊंगी आपको। अब इसमें देखो ये हमारे पास इनपुट से x है और आउटपुट क्या है y है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है यहाँ तक पहुंचने का, दैट इज ये P1। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स नॉट टचिंग, इसको जो टच नहीं कर रही उन सब का सम, तो देखो L4 इसको टच कर रही है, कौन कौन सी टच नहीं कर रही, L1 L2 एंड L3, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले L1 प्लस L2 प्लस L3। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो
no touching this path plus sum of प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप एंड नो टचिंग केटीएच फॉरवर्ड पाथ। अब उसके बाद में दो लूप्स की प्रोडक्ट को लिखना है आपने, दो बोला इसने पहले, पर वो दोनों लूप आपस में भी टच नहीं करनी चाहिए और पाथ को भी टच नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको जो दिखाया था वो इस टाइप का एक डायग्राम था ऐसे ही, और बीच में एक और भी बना रखा था मैंने लूप। तो अब क्या है, जैसे ये L1 है, L2 है, L3 है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, L1 L2 L2 L3 एंड L1 L3, क्योंकि ये आपस में भी टच नहीं कर रही है और पाथ को भी टच नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन हम ये L1 L4 और इसके साथ नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब इसमें आएगा माइनस, मतलब आप कैसे चल रहे हो, वन माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा ये, जैसे वन के बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से। अब देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप एंड नो टचिंग केटीएच फॉरवर्ड पाथ। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री, तीन का आपको प्रोडक्ट है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया L1 L2 L3। अब एक ही बना है यहाँ पे, तो L1 L2 एंड L3, ठीक है। उसके बाद में आप और तो कोई बना नहीं सकते क्योंकि फॉरवर्ड पाथ को L4 तो टच कर रहा है। नहीं तो अगर मान लो एक और होता है यहाँ पे L4, तो आप क्या बनाते, L1 L2 L3 फिर L2 L3 L4 फिर L3 L4 L1, इस तरीके से बन जाते। बट अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही बन रहा है, तो और जो सम आना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एग्जाम्पल में आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेल्टा क्या है, अब ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है वो डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, जितनी भी लूप है उन सबका सम। जैसे अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो 4 है यहाँ पे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, तो दो प्रोडक्ट, और मतलब इसमें फॉरवर्ड पाथ से टच करने का कोई मतलब नहीं है, बस वो दोनों आपस में टच नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस ऊपर वाले में बात करोगे तो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, हमने L4 को कहीं काउंट नहीं किया था, L1 L2 L2 L3 L1 L3 किया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, L1 L2 भी होगा, L2 L3 भी है, L1 L3 भी है, L1 L4 भी है, L2 L4 भी है, ठीक है, और L3 L4 भी है। मतलब ये सारे ही लूप लेनी है, बस वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, पाथ फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स। अब आप देखोगे तो तीन नॉन टचिंग लूप आनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा फॉरवर्ड पाथ से कोई मतलब नहीं। अब L1 L4 टच नहीं कर रहा, L2 भी टच नहीं कर रही, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, L1 L2 L4, नेक्स्ट हो जाएगा L1 L2 L3, नेक्स्ट हो जाएगा L2 L3 L4 L3 L4 L1, इस तरीके से आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो थ्योरी पार्ट है इसका उससे रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर पार्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड पाथ P1 है, फिर जैसे कि डेल्टा 1 आप यहाँ पे निकालोगे तो 1 माइनस जो भी आपकी अलग अलग लूप्स हैं, ये मैं पूरी प्रोसेसर आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप जब डेल्टा 1 और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड पाथ हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो जो आपका फॉर्मूला था समेशन पी के डेल्टा के, तो इस तरीके से ओपन होगा P1 प्लस डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड टू डेल्टा प्लस समथिंग, अगर आगे भी है तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो सिर्फ हमारे पास यही बच जाएगा और इसमें आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल अलग वीडियो बनाऊं मैं इसके एसएफजी के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।